नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रिंस आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विज्ञान शिक्षण विधियों की इस क्लास में आपका सबका स्वागत है। मैं आप सबसे बात करूंगा आज प्रदर्शन विधि पर, डेमोंस्ट्रेशन मेथड पर। देखिए, प्रदर्शन विधि क्या होती है। प्रदर्शन विधि, इसको प्रयोग प्रदर्शन विधि भी कह सकते हो आप, व्याख्यान प्रदर्शन विधि भी कह सकते हो। डेमोंस्ट्रेशन मेथड कहते हैं इसे, डेमोंस्ट्रेशन मेथड। इस डेमोंस्ट्रेशन मेथड में एक नाम लिखा है मैंने यहां, डेमो। ये देखो, ये रहा डेमो। इस डेमो का क्या मतलब है आप सब जानते हो। इस डेमो का मतलब क्या है। जब भी कोई शिक्षक पहली बार पढ़ाने जाता है तो आप लोग कहते हो डेमो नहीं दिया हमें। डेमो का मतलब क्या है। डेमो, आप मोबाइल लेने जाते हो तो मोबाइल आपको कभी भी पहली बार में ओरिजिनल असली मोबाइल जो होता है उसकी जो शॉप होती है उस पर नहीं दिखाया जाता है। जब आप ओरिजिनल मान लो सैमसंग के या नोकिया के किसी शोरूम में जाओगे तो आपको वहाँ डमी दिखाई जाएगी, वो डेमो ही है एक तरीके का। इसका मतलब क्या है, आपको वहाँ उसके जैसी प्रतिरूपी यानी प्रतिलिपि दिखाई जाएगी। ओरिजिनल नहीं दिखाकर उसके जैसा कोई काम आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसके जैसा मॉडल आपको दिखाया जाता है, उसके कहते हैं डेमो। ठीक इसी प्रकार की बात आपके सामने मैंने लिखी है प्रदर्शन विधि। इसमें प्रयोग प्रदर्शन भी कह सकते हो आप, इसको आप लोग व्याख्यान प्रदर्शन भी कह सकते हो। इसमें व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन दोनों होते हैं प्रदर्शन विधि में। इस विधि में एक शिक्षक क्या करता है, बच्चों के सामने खुद प्रयोग करके दिखाता है और उसकी व्याख्या बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। ये मूर्त से अमूर्त की ओर की विधि है, जिसमें पहले बच्चे सिर्फ सारी चीज़ों को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने के बाद वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षक अपने प्रयोग के साथ साथ बच्चों के सामने उस विषय वस्तु का व्याख्यान देता है, एक एक वस्तु वो प्रयोग करके दिखाता है बच्चों को। मान लो कोई शिक्षक माध्यमिक स्तर तक की क्लास में पढ़ाने जा रहा है और वो बच्चों को हृदय के बारे में पढ़ाना चाहता है विज्ञान में, तो वो बच्चों के सामने श्यामपट्ट पर भी हृदय का चित्र बनाकर, देखिए हृदय का डायग्राम बनाकर बच्चों के सामने वो दिखाएगा कि बच्चों हृदय का जो चित्र होता है उसमें किस प्रकार कितने कोष्ठकीय हृदय मनुष्य का होता है। 4 कोष्ठकीय हृदय मनुष्य का होता है, जिसमें यहाँ और यहाँ दोनों तरफ यहाँ वॉल्व लगे होते हैं, ये बीच में इसका सेंटर पॉइंट है। इसमें कौन से आलिंद है, ये दोनों आपके आलिंद है। जैसे बच्चों के सामने बताएगा कि प्यारे बच्चों ये दोनों मनुष्य के क्या हैं, आलिंद हैं। ठीक है, दोनों आलिंदों के बारे में बच्चों को बताएगा। उसके बाद बच्चों को बताएगा कि ये दोनों क्या हैं, नीले हैं। आलिंद और नीले के बारे में और जितने भी वॉल्व इसमें हैं, यहाँ जितने भी वॉल्व पाए जाते हैं उन वॉल्वों के बारे में, और कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, किस प्रकार हृदय से फेफड़ों और फेफड़ों से अलग शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का और शुद्ध वायु का परिसंचरण होता रहता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बच्चों के सामने क्या करता है, व्याख्यान प्रस्तुत करता है। व्याख्यान के बाद बच्चों के सामने वो कोई प्रयोग करके भी दिखा सकता है। जैसे किसी बोतल में 2 गुब्बारे लगे हुए हों और उसकी वायु निकालने के बाद और फिर उस बोतल को बार बार आपस में दबाया जाता है तो हृदय के जैसा कंपन होता है उन गुब्बारों में। इस प्रकार का प्रयोग बच्चों के सामने करके शिक्षक दिखाता है। यही विधि क्या कहलाती है, प्रदर्शन विधि कहलाती है, डेमोंस्ट्रेशन मेथड कहलाता है। अब प्यारे साथियों, आपको इन सभी बातों को लिख लेना चाहिए और सभी बातों पर एक एक करके अपन विचार विमर्श करते हैं कि किस किस प्रकार के पद इसमें काम में लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ सीख लेना चाहिए प्यारे साथियों कि इस विधि के बारे में ये कहा जाता है कि यह विधि जो है वो कैसी है, मूर्त से अमूर्त की ओर है। मूर्त से अमूर्त की ओर है।
मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाली विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन से नाम समझ में आ गया होगा सबको, सबके सामने चीज़ों को व्याख्यायित करना। बड़े क्लासरूम में एक टेबल के सामने, टेबल पर रखकर प्रयोग को बच्चों के सामने करके दोहराया जाता है, तो इसके कुछ गुण भी होते हैं और कुछ दोष भी होते हैं। गुण तो सबसे बड़ा ये है कि सभी बच्चों को सामने प्रयोग करके शिक्षक दिखाता है तो बच्चे खुद त्रुटि करने से बच जाते हैं, बल्कि बच्चों के मानसिक शक्ति का भी विकास होता है, श्रवण क्षमता का और दृश्य शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। इस चीज से बच्चे ये डर से दूर हो जाते हैं कि अगर हमने प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, क्योंकि बच्चे शिक्षक के द्वारा किए गए प्रयोग को, प्रदर्शन को पहले क्या कर चुके होते हैं? देख चुके होते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इसके पद कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके टर्म कौन कौन से हैं, कौन कौन से पद के माध्यम से इस विधि को पूरा किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला पद है शिक्षक की तैयारी। शिक्षक की तैयारी तथा आयोजन। अब देखिए, शिक्षक की तैयारी किस चीज़ की हो? शिक्षक की तैयारी इस चीज़ की हो कि बच्चों के सामने चीज़ों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद जितने भी प्रयोग से जुड़े हुए साधन हैं, उन साधनों के अच्छे तरीके से परीक्षण करना, और उसमें जितनी भी सहायक सामग्री है प्रयोग में, उन सहायक सामग्रियों को एकत्र करना, किसी भी प्रकार की उनमें कोई त्रुटि नहीं हो, इस प्रकार का पूरा ध्यान शिक्षक रखता है। यही उसकी क्या है? तैयारी है। इसके बाद उसका आयोजन। आयोजन का मतलब होता है एक तरीके से प्लानिंग करना। पहले प्लान करता है शिक्षक कि किसके बाद कौन सा प्रयोग करवाना है, किस प्रकार की वस्तु को उपयोग में लेना है, कहाँ प्रयोग करवाना है, उसमें कौन कौन से बच्चे हैं जो इससे ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ये सब प्रकार की तैयारी शिक्षक की रहनी चाहिए। उसके बाद 2 नंबर पर है पाठ का प्रस्तुतिकरण। पाठ का प्रस्तुतिकरण। इसके बाद शिक्षक क्या करता है? पाठ को बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार की विधि का आयोजन बच्चों के सामने किया जा रहा है। 3 नंबर में ध्यान रखना है साथियों अपने को कि पहला तो है शिक्षक की तैयारी कैसी है, उसका आयोजन किस प्रकार किया जाए, फिर पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाए, फिर शिक्षण कार्य करवाया जाना। शिक्षण कार्य करवाया जाना। देखिए, यहाँ शिक्षण कार्य नहीं होता है, ठीक है, यहाँ प्रयोग का या पाठ का प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण का मतलब है बच्चों के सामने एक डेमो टाइप मान लो, छोटा सा सारांश मान लो, वो बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन पूरा शिक्षण कार्य यहाँ करवाया जाता है। यहाँ शिक्षण कार्य का मतलब उससे रिलेटेड श्यामपट्ट पर भी अगर कोई काम करवाना है वो, और उसकी सारणी बनानी है, टेबल बनानी है, ये सारे काम इस शिक्षण कार्य के दौरान आते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, 4 नंबर आपका श्यामपट्ट कार्य है, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य से पहले प्रदर्शन भी लिख सकते हैं अपन। प्रदर्शन करना। किसका प्रदर्शन? प्रयोग का प्रदर्शन बच्चों के सामने करना। बच्चों के सामने प्रयोग का क्या करना है? प्रदर्शन करना है। तो उसके बाद शिक्षण कार्य करवाने के बाद क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। और प्रदर्शन के बाद क्या किया जाता है? श्यामपट्ट कार्य किया जाता है। श्यामपट्ट कार्य किया जाता है। श्यामपट्ट कार्य में क्या करता है शिक्षक? प्रयोग से जुड़ी हुई सारणी है, कोई टेबल है, उनको ठीक ढंग से करना, प्लस अब भी कोई ऐसी वस्तु है जो बच्चों के संशय की रह गई है, तो शिक्षक उन चीज़ों को लिखकर बच्चों के सामने क्या करता है? उसकी व्याख्या करता है कि प्यारे बच्चों, इस प्रकार की ये सारी चीज़ें इस प्रयोग में आपके सामने प्रस्तुत की गई थी, इसके ये कार्य हैं, इसके ये उपयोग हैं, इसका ये महत्व है। इस प्रकार की सारी चीज़ें देखिए, शिक्षक की तैयारी व आयोजन है, फिर पाठ का प्रस्तुतिकरण है, फिर शिक्षण कार्य है, फिर प्रदर्शन है, फिर श्यामपट्ट कार्य है, और लास्ट आपका जो 6 नंबर होगा वो है प्रतिलेखन व निरीक्षण। प्रतिलेखन का मतलब है अब बच्चों से खुद शिक्षक कहेगा प्यारे बच्चों अब आप लोग खुद लिखिए, तो इसका मतलब है प्रतिलेखन और पुनः निरीक्षण। पुनः, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, पुनः निरीक्षण।
पुनः निरीक्षण करता है। कौन करता है ये काम? शिक्षक करता है। प्रतिलेखन का मतलब है जैसा शिक्षक ने बताया है वैसा वैसा बच्चों से लिखवाना, फिर उसका पुनः निरीक्षण करना, बच्चे कितना सीख पाए हैं और कितना नहीं सीख पाए, इसका माध्यम या पुनः निरीक्षण कह दो, चाहे आप लोग इसको प्रश्नोत्तर कह दो। प्रश्नोत्तर भी बच्चों से कर सकता है शिक्षक की मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई, यहाँ से आपको कितनी कितनी चीज़ें समझ में आई बताइए ज़रा। तो दोबारा सुन लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, मूर्त से अमूर्त की ओर है। पद पहले शिक्षक की तैयारी है यानी प्लानिंग है, फिर पाठ का प्रस्तुतिकरण है, फिर शिक्षण कार्य है, फिर प्रदर्शन करना है प्रयोग का, फिर श्यामपट कार्य करवाना है, फिर प्रतिलेखन करवाना और फिर पुनरीक्षण या प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से बच्चों की क्या करना है? जांच करना है। शायद इसके सभी पद आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आप ध्यान से इनको एक एक करके याद कर लीजिए। अब देखिए अपन बात करते हैं इस विधि के गुणों के बारे में। गुण कौन कौन से हैं इस विधि में? गुण के बाद दोष और उसके बाद अधिगम उपलब्धि क्या है। सबसे पहले गुण की बात आपसे करना चाहता हूँ। हर चीज़ के कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, तो सबसे पहला गुण इस विधि में है कि यह है सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक है। सुदृढ़ सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक विधि है। समझ में आ गया? दूसरा, यह स्पष्ट भी है। तीसरा, यह स्थायी भी है। चौथा, मनस्मृति श्रवण क्षमता, दृश्य क्षमता का विकास करने वाली है, विकास करने वाली विधि है। इसके बाद 5 नंबर अपने पास है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। कम है, ज़्यादा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बच्चे स्वयं घर जाकर इसका दोबारा करके सीखने का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक इस प्रकार का कोई मौका बच्चों को नहीं देते हैं। करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। कम है लेकिन थोड़ी बहुत है। 6 नंबर आप लोगों के पास है मानसिक शक्तियों का विकास, और इसमें छात्र क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। छात्र सक्रिय रहते हैं, ठीक है। 7 नंबर है प्रयोगात्मक शक्तियों का विकास होता है। इसे प्रयोगात्मक शक्तियों, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अब देखिए प्यारे साथियों, आपके सामने सबसे पहले सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार है। अगर किसी विधि का आधार मनोवैज्ञानिक होगा, साइकोलॉजिकल अगर उसका बेस है, तो वो विधि सबसे अच्छी मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये स्पष्ट भी है, स्थायी भी है। मनस्मृति, श्रवण क्षमता और दृश्य क्षमता का क्या करती है? विकास करती है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे ध्यान देने वाले होंगे वो शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले कार्य में अनेक सारी प्रकार की झंझटों को दूर करते हुए बच्चे एकदम शिक्षक के सामने तन्मय होकर उस प्रयोग को देखते हैं कि किस प्रकार शिक्षक उस प्रयोग को करके हमें समझाने की कोशिश करता है। आप खुद ने कभी अनुभव किया होगा, एक तो शिक्षक हमेशा श्यामपट पर पढ़ाता है तो वो सबसे कम प्रभावी हो पाता है, लेकिन वही चीज अगर किसी प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक आपके सामने प्रस्तुत करता है, कोई मॉडल लेकर आता है, कोई चार्ट लेकर आता है, इस प्रकार से अगर शिक्षक आपके सामने शिक्षण कार्य को प्रस्तुत करता है तो आप हमेशा अपने सभी कामों को छोड़कर शिक्षक की ओर क्या करने लग जाते हो? ध्यान देने लग जाते हो और उन चीज़ों को सीखने में रुचि लेते हो। तो यही है करके सीखने के सिद्धांत पर मैंने जैसा कि कहा है कि कम इसका बेस करके सीखने पर आधारित है। बच्चे स्वयं कर सकते हैं इन चीज़ों को घर जाकर, लेकिन कक्ष में इस प्रकार की कोई उनको कंडीशन प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। छात्र सक्रिय रहते हैं इसमें, और ये प्रयोगात्मक शक्ति और मानसिक शक्तियों का विकास करने में क्या है? सहायक है। ये कम खर्चीली भी है, आपको ये भी याद होगा। 8वां यहाँ लिख देता हूँ, कम खर्चीली है।
अब इनके उल्टे आप लोगों को इनके दोष लिखने हैं, तो शायद आप लोगों को सारे गुण समझ में आ गए। सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार है, स्पष्ट है, स्थायी है, मन स्मृति श्रवण क्षमता दृश्य क्षमता का विकास होता है, इसे करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, छात्र इसमें सक्रिय रहते हैं, प्रयोगात्मक शक्तियों मानसिक शक्तियों का इससे क्या होता है, विकास होता है। शायद ये सब बातें आप लोगों के जहन में अच्छे ढंग से आ गई होगी। अब इसके दोष की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें और बची है इसमें। दोष के बाद उसमें किस प्रकार की अधिगम उपलब्धि होती है, इस विधि के माध्यम से इस विषय पर अपने को बातचीत करनी है, बस उसके बाद ये विधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद देखिए आपको याद करना है इस विधि के दोष क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला दोष इस विधि का है कि पूर्णतः ये शिक्षक केंद्रित है, पूर्णतः शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है। इसमें बच्चों को किसी भी प्रकार का कुछ भी करने का मौका नहीं मिल पाता है। 2 नंबर विधि आपकी है, मंद बुद्धि व कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को एक साथ एक ही गति से इसमें पढ़ाया जाता है। मंद बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को एक ही गति से पढ़ाया जाता है। दूसरी बात, इसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, जिससे पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना संभव नहीं है। भाई हर अध्याय को आप इस विधि से पूरा नहीं करवा सकते, तो ये कहता है कि समय अधिक लगता है, जिससे इस विधि से पूरे पाठ्यक्रम को जल्दी करवाना क्या नहीं होता है, संभव नहीं होता है। इसके बाद है छात्र संख्या अगर अधिक है तो भी ये अनुपयुक्त विधि है। छात्र संख्या अधिक होने पर भी यह विधि अनुपयुक्त है। इसके बाद अगला है आपके पास 5 नंबर। 5 नंबर में आप ऐसे लिख सकते हो कि छात्रों की संख्या अधिक होने पर, तो मैंने लिख दिया आपके पास, इसमें सभी छात्र शिक्षक की क्रियाविधि पर ध्यान दें, ये आवश्यक नहीं है। सभी छात्र शिक्षक की क्रियाविधि पर ध्यान दे, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि शिक्षक स्वयं जो होता है वो प्रयोग में व्यस्त होता है। शिक्षक स्वयं प्रयोग प्रदर्शन करता है, इसलिए वो बच्चों पर क्या नहीं दे पाता है, ध्यान नहीं दे पाता है। तो दोष सुन लीजिए, मोटा मोटी मैंने लिख दिए हैं। पूर्णतः शिक्षक केंद्रित है, मंद बुद्धि तथा कुशाग्र बुद्धि के बच्चों के लिए यह एक गति से पढ़ाया जाता है। इस वजह से जरूरी नहीं है कि मंद बुद्धि और कुशाग्र बुद्धि के बच्चे एक साथ, अगर ज़्यादा धीरे धीरे प्रयोग और प्रदर्शन किया जाएगा तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, वो ध्यान नहीं देंगे। और अगर बहुत तेज गति से प्रयोग करवाने की कोशिश की जाए, या ये भी जरूरी नहीं कि इस प्रदर्शन के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है उस निष्कर्ष की मानसिक क्षमता तक वो मंद बुद्धि के बच्चे हैं वो पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। इस विधि से शिक्षक क्या प्रदर्शन करना चाहता है, मंद बुद्धि के बच्चे इस बात तक पहुंच पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद समय अधिक लगता है इस विधि में, इस वजह से इसमें पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाना संभव नहीं है। छात्र संख्या अधिक होती है तो यह विधि अनुपयुक्त है, क्योंकि सब बच्चों को दिखाई नहीं देता है। फिर सभी छात्र शिक्षक की क्रियाविधि पर ध्यान दे रहे हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे और कोई काम भी कर सकते हैं, दूसरे काम में लग जाएंगे, बच्चे पीछे ध्यान नहीं देंगे, बातें करने लग जाएंगे। क्योंकि शिक्षक स्वयं प्रदर्शन करता है, प्रयोग करता है, तो बच्चे जरूरी नहीं कि उस क्रियाविधि को करने में सक्षम हो, क्योंकि शिक्षक का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब इसको दूर करने के कुछ उपाय भी हैं कि इस विधि में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें भी है। सबसे पहले बात तो यह है कि बच्चों की संख्या थोड़ी कम होनी चाहिए, कक्ष ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रकाश की पूर्णतः
व्यवस्था होनी चाहिए। जहां प्रयोग का प्रदर्शन किया जा रहा है वो जगह इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी बच्चों को आराम से वो वस्तु क्या दे, दिखाई दे। ऊंचे स्थान पर प्रयोग का प्रदर्शन शिक्षक को बच्चों के सामने करना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे की वो क्या रहे, पहुंच में रहे। शिक्षक के प्रयोग में लाए जाने वाले सभी उपकरण इस प्रकार के हों कि बच्चे ढंग से उन चीज़ों को क्या कर सके, देख सकें। प्लस दूसरी बात, उनमें इस प्रकार की कोई नुकसान वाली बात ना हो जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर या मानसिक स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम पड़े। इस प्रकार की कोई चीज़ें शिक्षक को बच्चों के सामने प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बातें। अब अपन आगे इसमें लास्ट बात करने वाले हैं, अधिगम उपलब्धि क्या होगी, इससे किस प्रकार की उपलब्धि बच्चों को होने वाली है इस प्रकार के प्रयोग के माध्यम से, उस पर थोड़ी सी मैं बातचीत और कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए, अधिगम उपलब्धि, इस विधि के माध्यम से अधिगम में क्या उपलब्धि होगी, अधिगम उपलब्धि क्या होने वाली है, ठीक है। यानी आपको ऐसा कौन सा लाभ होने वाला है, लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है, वो ध्यान रखना है। लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम क्या रहने वाला है, किस चीज़ को ऐसे सिखाया जाए जिससे बच्चे जल्दी सीख जाएं। तो अपने को ध्यान करना है कि लर्निंग आउटकम जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट आपका रहने वाला है कि इसमें प्रदर्शन विधि का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे बच्चे। प्रदर्शन विधि का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। पहला पॉइंट तो यही होगा बच्चों के सामने। इसके बाद जब भी कभी प्रदर्शन किया जाएगा बच्चे उसके अर्थ को स्पष्ट कर देंगे। बच्चे पहले से बता देंगे आज शिक्षक कौन कौन से कार्य हमसे करवाने वाले हैं या आप करने वाले हैं। 2 नंबर है, 2 नंबर आपका है प्रयोग प्रदर्शन के लिए प्लानिंग प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे। प्रयोग प्रदर्शन की नियोजन प्रक्रिया या प्लानिंग प्रोसेस जो है, नियोजन प्रक्रिया या प्लानिंग प्रोसेस का वर्णन कर सकेंगे, का वर्णन कर सकेंगे। अगला पॉइंट क्या है, देखिए अगला पॉइंट अपने पास है कि प्रदर्शन विधि के प्रयोग की चर्चा कर सकेंगे। प्रदर्शन विधि की चर्चा कर सकेंगे, चर्चा या परिचर्चा। अगर पहले से बच्चों को मालूम है तो वो घर से तैयार होकर जाते हैं और आपस में इस विषय पर बातचीत भी करते हैं कि आज किस किस प्रकार का प्रयोग का प्रदर्शन होने वाला है क्लास में। लास्ट पॉइंट इसका है प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रदर्शन का क्या कर सकेंगे, मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकेंगे। अब देखिए प्यारे साथियों, प्रयोग का प्रदर्शन का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। जब शिक्षक बच्चों के सामने प्रयोग का प्रदर्शन कर देगा, बच्चों के सामने वो डमी अपने जो प्रयोग की है वो रख देंगे, उसके बाद बच्चों को वो चीज़ पसंद आई या नहीं आई उसका मूल्यांकन बच्चे कर सकेंगे। बच्चे हकीकत में ये बता देते हैं कि आपका प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है, आप किस प्रकार अपने प्रयोग को करने में, हमारे को समझाने में सफल रहे हो या नहीं रहे हो। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन बच्चे अपने आप कर लेते हैं। तो अधिगम उपलब्धि यानी लर्निंग आउटकम इसका है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का अर्थ स्पष्ट करेंगे बच्चे। फिर प्रदर्शन की नियोजन की प्रक्रिया जो है उसका वर्णन करेंगे, किस किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। प्रदर्शन विधि की चर्चा और परिचर्चा आपस में कर सकते हैं बच्चे। प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं, शिक्षक को बता सकते हैं कि किस प्रकार का आपका मूल्यांकन प्रभावी रहा, कौन सी कमियां रही जो आने वाले समय में हमें को इस प्रदर्शन को लेकर दूर कर देनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, आज अपन ने प्रदर्शन विधि पर चर्चा की है। अगली क्लास में फिर एक नई विधि के साथ आप सबसे मिलेंगे। तब तक आप सबको जय हिंद, धन्यवाद।